तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रिंसिपल टॉपिक चल रहा है, जिसमें अब बारी आ गई है समझने की प्रूडेंस प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स, प्रूडेंस प्रिंसिपल, जिसको एक और नाम से जाना जाता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला एक प्रिंसिपल है जो कि फर्म्स करती है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में ऐसा क्या है जो इसको बना देता है इतना इंपॉर्टेंट। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको यह जानना जरूरी है कि कंपनी को अपने फ्यूचर को देखना होता है। किसी ना किसी तरह कंपनी कुछ ना कुछ ऐसे रिसर्चेस करती रहती है जिसमें उसको आने वाला समय दिखाई दे और आने वाले समय के हिसाब से वो कुछ अंदाजा लगा सके कि हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी जो कि फ्यूचर का अंदाजा लगा रही है, उसको जितने भी नुकसान होने वाले हैं फ्यूचर में, उसको तो कंसीडर कर लेना है उसी समय जब वो अंदाजा लगाने बैठी है। लेकिन अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में मुझे कुछ फायदा होने वाला है, तो उसके बारे में अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कनेक्ट करेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर आसान शब्दों में बोलूं तो फ्यूचर में होने वाले नुकसान पर ध्यान देना है, फ्यूचर में होने वाले फायदों पर ध्यान नहीं देना। फायदे के हिसाब से आपको अभी से अपना खर्चा बढ़ाने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा समझे कि दो दोस्त थे ए और बी, जिसमें ए अपने फ्यूचर के बारे में सोच के चलता था। अब वो फ्यूचर के बारे में जब वो उसको पता लगा कि मुझे कुछ फायदा होने वाला है, मेरी कंपनी को कुछ फायदा होने वाला है, तो वो अभी से अपने खर्चे बढ़ाने लग गया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि फ्यूचर में जो फायदा होने वाला था उसकी सिचुएशन चेंज होके वहां पे हो गया उसको नुकसान, और उसकी कंपनी को डबल नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में फायदे का सोच के उसने क्या किया, उसने अभी से अपने खर्चे ज्यादा करने शुरू कर दिए। इस वजह से उसके पास पैसे खत्म हो गए और बिजनेस करने के लिए कुछ पैसा बचा ही नहीं। दूसरी तरफ जो फ्रेंड है बी, उसने क्या किया, उसने फ्यूचर में कोई फायदा अगर देखा भी तो उसने वहां पर अंदाजा लगाया, चलो ठीक है, फायदे को हमको नहीं सोचना है, सबसे पहले मैं ये सोच लेता हूं कि क्या फ्यूचर में मेरा कोई नुकसान होने वाला है। तो उसने जैसे ही उसको पता लगा कि हाँ, ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जिसमें फायदा तो है लेकिन हो सकता है कि उसमें नुकसान भी हो जाए, तो उसने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। अब उसने प्रिपेयर कैसे किया, उसने अभी की कमाई में से कुछ ना कुछ पैसे बचाने शुरू कर दिए और उसको साइड में रखता गया। अब वो पैसे बचे हुए, वो आप गुल्लक कह सकते हैं या कोई ड्रॉर कह सकते हैं जिसमें वो बचा के रख रहा था, लेकिन उसने पैसे बचाने उसी समय से शुरू कर दिए। और फ्यूचर में जब वो असली समय आया तो उसने देखा कि वो नुकसान अगर हुआ भी तो उसने जो पैसे बचाए थे उसमें से वो नुकसान भर लिया, जिसकी वजह से उसको ये पता लग गया कि उसकी एक तो जो फ्यूचर देखने की क्षमता है, जो आगे अंदाजा लगाने की क्षमता है, वो कितनी अच्छी है और इसको वो आगे भी फ्यूचर में यूज कर पाएगा। और दूसरी तरफ उसको जो नुकसान होने वाला था, क्योंकि वो पहले से ही तैयार था, तो जो उससे जुड़े हुए, उसकी कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उनको और भरोसा हो गया उसके ऊपर और उन्होंने और पैसा लगाने की सोची कि इसकी मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी है और ये एक अच्छा ओनर है, ये एक अच्छा सीईओ कहला सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर बेसिकली मेरा जो समझाने का आपको मतलब यही है कि जो फ्यूचर में अगर कोई आपको फायदा नजर आता है तो उसको बिल्कुल आपको इग्नोर करना है। फायदा होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फायदा जब होगा तो उसमें तो हमारी कंपनी को फायदा ही होगा ना, प्रॉफिट ही होगा, कोई नुकसान तो नहीं है ना फ्यूचर में, ठीक है। तो उसको क्यों देख रहे हैं हम? हमको तो अपने जितने भी नेगेटिव चीजें हैं उनका नोट बनाना चाहिए और उसके हिसाब से हमको तैयारी करनी चाहिए। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको मैं ये समझाता हूं कि किस तरह से आपको एग्जाम में इसका आंसर लिखना है और एग्जाम्पल्स किस तरह से देने हैं कि और कौन कौन सी जगह ये अप्लाई होता है। देखिए, प्रूडेंस प्रिंसिपल, जिसका एक और नाम है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। डू नॉट एंटिसिपेट, देखो ये जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, ये एक फ्रेज है। फ्रेज मतलब एक तरह का मुहावरा और लोकोक्ति पढ़ते हैं ना हिंदी में, मुहावरा होता है, ठीक है, जिसमें
शब्द कुछ और होते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो कभी कभी कनेक्ट भी होता है और कभी कभी कनेक्ट नहीं भी होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मुहावरा। जैसे कि आंखों का तारा, आंखों का तारा क्या, आंखों का तारा होता है कोई ऐसा आदमी जिससे हम बहुत प्यार करते हो, है ना, तो बिल्कुल अलग अलग शब्द है। तो उसी तरह अकाउंट्स में एक मुहावरा है। अकाउंट्स में क्या मुहावरा है स्टूडेंट्स, कि डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, अपने फायदों का अंदाजा मत लगाओ, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस, लेकिन जहां जहां आपको नुकसान हो सकता है उसका अंदाजा भी लगाओ और उसके लिए पैसे जमा भी करके रखो, है ना। तो ये कुछ स्पेशल बना देता है ना इस सब्जेक्ट को। देखो अभी तक तो जो चीजें, जो प्रिंसिपल हमने पढ़े वो ठीक है, वो एवरेज होंगे, ठीक है, और वो ऑब्वियस से प्रिंसिपल थे कि हाँ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो हमने उन प्रिंसिपल को पढ़ लिया इस तरीके से। लेकिन इस प्रिंसिपल में आप देखेंगे कि कुछ खास बात है जिसकी वजह से अकाउंट्स को ये स्पेशल बनाता है। आगे बढ़ते हैं। इट एंश्योर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू पिक्चर ऑफ एन एंटरप्राइज। अब देखिए एंटरप्राइज की ट्रू पिक्चर मतलब असली जो चेहरा है एंटरप्राइज का वो लोगों के सामने आना जरूरी है। हमने पहले के प्रिंसिपल में ये बात की है कि कौन कौन से यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब भी हम बनाते हैं तो उसको यूज करने वाले कौन कौन से लोग होते हैं ये हमको अच्छे से पता है। सो अगर उनको हम कुछ ऐसी चीज दिखाएं जो कि सच नहीं है, हम ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाते हैं जिसमें कुछ गड़बड़ है, या हम इस तरह से दिखाएं कि उनको यकीन दिला दे कि फ्यूचर में हमको फायदा होने वाला है, तो अभी आप टेंशन मत लो, अभी नुकसान हो रहा है कोई बात नहीं, फ्यूचर में तो फायदा होने वाला है ना। तो क्या ये बात सही होगी? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात होगी। ठीक है, तो किसी को भी झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए। आपने सुना ही होगा, सच बोलना सबसे अच्छा रहता है, उसमें क्या होता है एक झूठ से 100 झूठ आपके निकल के आते हैं, तो आप ही बुरी तरह फंसते हो फिर। तो इससे अच्छा स्टार्टिंग से ही सच जो है वो बोलते चलो, ताकि बॉन्डिंग और अच्छी हो आगे जाके। क्या ये बात सही है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे अगर हम बात करें तो जो भी फाइनेंशियल यूजर है उनको ट्रू पिक्चर दिखाना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? अब ये फॉल्स पिक्चर, जैसे कि फॉल्स पिक्चर में मैं ये बता सकता हूं, अब लोगों को ये बताऊंगा देखो गवर्नमेंट ने हमारे लिए इस चीज पे टैक्स कर दिया है कम, तो हम क्या कर सकते हैं, अब जहां से भी हम सामान खरीदेंगे हमको वहां पे फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया। हम मान लेते हैं कि हमारा फर्नीचर बनाने का काम है, तो लकड़ी खरीदने में गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, तो लकड़ी हमने सस्ते में खरीद ली, और अगले साल और सस्ता हो जाएगी तो और सस्ते में खरीदेंगे, तो लोगों को बताना शुरू कर दिया देखो भैया हमको यहां पे प्रॉफिट हो रहा है और अगले साल तो और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप अभी जो लॉस हुआ है इसको मत देखो, आगे वाले प्रॉफिट को देखो। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करना आपको अकाउंट्स में, और ना ही उसको रिकॉर्ड करना है। आपने क्या किया कि इस बार क्योंकि अगले साल आपको फायदा होने वाला है, तो इस बार जो भी जमा पूंजी थी आपकी आपने उसको उड़ा दिया, उसको खर्च कर दिया, जो कि गलत है। लेकिन हाँ, आपको फ्यूचर में अगर कोई नुकसान होता है, अब ये नुकसान भी कई तरीके के होते हैं जिनके एग्जांपल्स में पढ़ता हूं आपके लिए और उसके बाद ही आपको समझाता हूं। देखिए कहां कहां कनेक्ट करता है ये एप्लीकेशन। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? देखिए आपको पता है कि स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है ऐसा रॉ मटेरियल जो हमारे पास पड़ा हो। ठीक है, स्टॉक भी 3 तरह के होते हैं, वो हम आगे जाके बात करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अभी जिन पे काम चल रहा है, कुछ ऐसा है जो बिल्कुल रॉ मटेरियल है, और कुछ ऐसा स्टॉक भी पड़ा है जो रेडी है लेकिन बिका नहीं है अभी तक। तो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम नॉर्मल स्टॉक मतलब हमारे पास सामान पड़ा हुआ है और साल के एंड में पड़ा हुआ है। क्लोजिंग मतलब होता है जब साल का एंड हो गया, जब हम अकाउंट्स बनाना शुरू करते हैं तो उस समय हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा था, तो वो क्लोजिंग स्टॉक था। अब स्टूडेंट्स एक चीज आपको मैं बताता हूं, जो भी सामान हमारे पास पड़ा होता है ना उसकी 2 वैल्यू होती है। उसकी 2 वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू? एक होती है कॉस्ट, या उसको हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, बुक वैल्यू। ठीक है ना, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जब हमने उसको सामान को खरीदा था तो उस समय जितने की उसकी वैल्यू रही होगी उस समय मैंने उसको नोट किया होगा, उसको रिकॉर्ड किया होगा, सो उसको बोला जाता है बुक वैल्यू स्टूडेंट्स।
और अगर मैं उसको बेचने जाऊं मार्केट में, आज के दिन उसको बेचने जाऊं, तो एक और वैल्यू निकल के आती है जिसको बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब कितना अमाउंट ये रिलीज करेगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, इसको एक और नाम दिया जाता है मार्केट वैल्यू। तो दो तरह की वैल्यू होती है, एक होती है बुक वैल्यू जो हमारे पास लिखी हुई है, और दूसरी होती है मार्केट वैल्यू जो अगर हम उस सामान को बाहर बेचें वो वाली वैल्यू। सो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है स्टूडेंट्स? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि देखो हमको अपने नुकसान को सोच के चलना है। अब अगर क्वेश्चन में आपका क्लोजिंग स्टॉक के सामने ये दोनों वैल्यू आ जाए तो आपको आंसर में इन दोनों में से कोई एक वैल्यू लिखनी होगी। तो वो कौन सी वैल्यू होगी? तो वहां पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। कैसे? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो भी इन दोनों में से कम हो, जो वैल्यू भी इन दोनों में से कम हो, आपको वही उठा के लिखनी है। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी, अब ये दोनों में से कम का मतलब क्या है बता देता हूं। कभी कभी मान लेते हैं कि हमारे पास 10,000 रुपए का स्टॉक पड़ा था जिसमें बुक वैल्यू थी 10,000 रुपए, और मार्केट में जब हमने उसकी वैल्यू पता की तो 12,000 रुपए में बिक रहा था। अब कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, मार्केट में तो रोज ऊपर नीचे प्राइस जाते हैं, आपको पता ही। तो 12,000 रुपए का वहां पे मुझे वो सेल्स हो जाता अगर मैं मार्केट में बेचता उसको। तो आप देखें इसको कि ये कितने कितने का फर्क है, और इसमें कम कौन सा है? कम है बुक वैल्यू वाला। तो यहां पर स्टूडेंट जो बुक वैल्यू वाला है ना वही आप लिखेंगे। इतना क्लियर? दूसरी चीज देखते हैं, एक और एग्जांपल। मान लेते हैं बुक वैल्यू में 10,000 ही लिखा है, लेकिन वो स्टॉक हमारे पास 2-3 महीने से पड़ा हुआ है, और मार्केट में जब मैंने जाके चेक किया तो 8,000 रुपए का आज की डेट में वो स्टॉक मिल रहा है, या अगर मैं बेचूं तो 8,000 रुपए का बिकेगा। हो गया होगा 2 महीने में उसका रेट चेंज हो गया होगा, होता ही रहता है चीजों का। तो इस केस में अब मुझे क्या है कि वापस ऑफिस लौटना है, वापस अपने अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे, और मुझे अपना ये 10,000 काट के यहाँ पे 8,000 लिखना होगा, क्योंकि भाई मार्केट में तो इस समय ये जो स्टॉक है वो चल रहा है। और ये रोज रोज नहीं करना आपको, ये मत सोचो कि रोज जाना पड़ेगा मार्केट। ठीक है, आपने तो घूमने का बहाना सोच लिया, आप अकाउंटेंट हो, ठीक है, आपको एक जगह ऑफिस मिलेगा वहां बैठ के काम करना है। तो ये वाला काम कब करना है? जब साल खत्म हो जाए, जब सारे रिकॉर्ड्स बनेंगे ना, साल खत्म होगा, उस दिन आपको स्टॉक के बारे में चेक करना है और फिर जो रियल वैल्यू है वो लिखनी है। इतना क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पे हो गया प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो इन दोनों में से देखो लिखा है एट लोअर ऑफ, दोनों में से जो भी कम है उसकी वैल्यू आपको उठा के लिखनी है। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन देखिए आगे जाके तो पूरा चैप्टर ही है रिजर्व एंड प्रोविजन का, उसमें आप अच्छे से समझेंगे रिजर्व और प्रोविजन के बारे में। लेकिन फिलहाल प्रोविजन को मैं आसान तरीके से आपको समझाने के लिए यहां पर बना देता हूं एक ऐसा मटका, ठीक है ना, एक ऐसा मटका या गुल्लक भी आप समझ सकते हैं इसको, जिसमें मैं पैसे जमा करूंगा। तो ये प्रोविजन होता है, ये रहा प्रोविजन। ठीक है, अब देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है, अब ये भी समझो। तो ऐसे डेटर, देखो डेटर कौन होते हैं? डेटर होते हैं जिन लोगों ने हमसे उधार लिया हुआ है। अब मान लो हमारी कंपनी बड़ी है और बहुत सारे डेटर हमसे जुड़े हुए हैं, जिसमें टोटल 50 डेटर है हमारे पास, 50 डेटर्स। 50 ऐसे लोग हैं जिन लोग जो कभी कभी हमसे उधार ले लेते हैं, फिर चुका देते हैं, फिर उधार ले लेते हैं। लेकिन करंट अभी की बात करूं तो 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से उधार लिया हुआ है। अब क्या 50 के 50 लोग मुझे पैसा वापस करेंगे? क्या मुझे ऐसे सोच के चलना चाहिए बहुत पॉजिटिव रह के कि हाँ भाई सब दिल के अच्छे हैं और सब मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं, तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, मेरे को तो प्रभु पे भरोसा है। तो क्या असली लाइफ में ऐसा होगा स्टूडेंट्स? सोचिए, अगर इतने सारे उधार लेने वाले लोग हैं आपसे, तो कुछ तो ऐसे होंगे ना जो भाग जाएंगे, जो आपको चेहरा नहीं दिखाएंगे फिर जब समय आएगा। तो हो सकता है कि अब जरूरी नहीं है कि उनकी बुराई ही करें, हो सकता है कि वो ऐसी स्थिति में ना हो, वो इंसॉल्वेंट हो गए हो। इंसॉल्वेंट मतलब अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वो पैसा लौटा पाए, है ना, तो इसका मतलब वो पैसा आपके पास कभी वापस नहीं आएगा। तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स डाउटफुल डेट। ऐसे डेट जो मैं ये सोच के चलता हूं कि इन पे शक है मुझे कि ये हो सकता है पैसे वापस ना करें, ठीक है। अब ये डाउटफुल डेट, अगर मान लो सब लोग पैसा आपको
सही टाइम पे लौटा रहे हैं अभी तक, तो अब मेरे को किसी पे डाउट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको फिर भी डाउट रखना है, किसी पर्टिकुलर डेटर पे नहीं रखना। आपको क्या करना है, आप जनरली आप ये सोच के चलो कि अगर 50 लोग हैं, अगर 50 डेटर हैं, तो उसमें से मैं क्या करता हूं, मैं 5 डेटर का अमाउंट जो है, 5 डेटर का अमाउंट जो है वो ये मान के चलता हूं कि मेरे पास वापस नहीं आएगा, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है ना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मुझे नुकसान के बारे में सोच के चलना है। इतना क्लियर? तो मैंने क्या किया, 50 में से 5 डेटर के ऐसे अलग से पैसे नुकसान में पहले ही समझ लिए, और नुकसान में समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये जो गुल्लक बनाई हुई थी स्टूडेंट्स, इसमें पैसा डालना शुरू कर दिया, इसमें मैंने पैसा डालना शुरू कर दिया हर महीने। ठीक है, हर महीने भी डाल सकता हूं, साल में एक बार भी डाल सकता हूं, लेकिन इतना पैसा डाल दिया। अब देखो, अगर रुपीस की टर्म में, देखो मेरे को रुपीस की टर्म में ही बताना चाहिए था आपको। मान लो 1 लाख रुपए का उधार है, जिसमें से मैंने ये सोच लिया कि 10,000 का मैं प्रोविजन बना के रखता हूं, क्योंकि सारे के सारे लोग तो पैसे लेके भागेंगे नहीं, तो मैं 10,000 का एक गुल्लक बना के रख लेता हूं। अब ये गुल्लक क्यों बना रहा हूं मैं, अगर मान लो इसमें से कोई चला जाता है, इनमें से कोई अगर भाग गया, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो अमाउंट है वो अपने लॉस में ट्रांसफर कर लूंगा, जिससे जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अब ये करते क्यों है, क्योंकि लॉस तो मुझे यहां पर भी हो रहा है, लॉस मुझे यहां पर भी हो रहा है। करते क्यों है स्टूडेंट्स, इससे मैं अपने लॉस की भरपाई कर पाऊंगा, और जब मैं लॉस की भरपाई करता हूं ना, तो मुझे वहां पर जिस साल मुझे लॉस हुआ होता है उस साल दिखाने की जरूरत नहीं होती है, या अगर दिखाना भी है तो आप ये दिखा सकते हो कि मैं अपने लॉस के लिए पूरी तरह तैयार था। और जब पूरी तरह तैयार था, तो क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स होंगे या जो भी आपके यूजर्स होंगे, अकाउंटिंग के यूजर्स होंगे, वो आप पे भरोसा और करने लग जाएंगे कि ये देखो, इसको वैसे तो नुकसान होता नहीं, इसके डेटर्स वैसे तो भागते नहीं, लेकिन अगर भागे भी तो इसने क्या किया, अपने नुकसान को पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखा था, जिससे उसने अपना नुकसान पूरा भर लिया। तो क्या उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। समझ सकते हो स्टूडेंट? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, जिसके बारे में जब चैप्टर आएगा तो और अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल आपको समझाने के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मैंने एग्जांपल लिया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो भी प्रोविजन बनाया जाता है स्टूडेंट्स, वो उस समय के लिए जो हमारा नुकसान नहीं हुआ होता है, लेकिन जो फ्यूचर में नुकसान होने वाला होता है उसके लिए बनाया जाता है हमेशा। आगे बढ़ते हैं। एक और तरह का प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। स्टूडेंट्स देखिए, अब ये पूरा का पूरा अलग है, ये डिस्काउंट ऑन डेटर है, इसको ऊपर वाले से कंफ्यूज मत करना। ऊपर वाला तो डाउटफुल था, हमको शक था, लेकिन इस बार क्या है, हमको शक नहीं है किसी के ऊपर, ये बिल्कुल अलग है। मान लेते हैं एक और गुल्लक मैंने बनाई हुई है, एक और गुल्लक मैंने बना ली है, जो कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मेरे पास 50 डेटर हैं दोबारा, ठीक है, जिसमें से मैं शक नहीं कर रहा किसी के ऊपर, ठीक है, जितना शक होना था कर लिया। अब जिंदगी पूरी शक में थोड़ी निकालनी है ना, रियलिटी में भी आना है। तो अब मैंने क्या किया कि 50 डेटर जो थे उनको फोन किया, ठीक है, उन सबको फोन किया और बोला देखो भैया, अगर आप मेरे पैसे समय से पहले दे देते हो तो आपके लिए एक अच्छा ऑफर है। अब बोले क्या, हाँ बताओ भाई क्या ऑफर है, ठीक है, एक्साइटेड हो गए वो। तो मैंने उनको बोला देखो, आपके लिए ये ऑफर है कि आप 1 लाख रुपए जो आपके पास है ना मेरे, अगर आप वो टाइम से पहले दे देते हो तो आपको 1 लाख नहीं देना, आपको सिर्फ 90,000 रुपए देना है। वो खुश हो गए। कहने का मतलब जितना भी उनको देना था उससे 10% कम देना है, ठीक है। तो सारे डेटर खुश हो गए, बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है, हम आपको पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, जिसमें से कई डेटर्स ने मेरे पास पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब एक चीज बताओ, इस ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट्स मुझे तो लॉस हो गया ना, पैसे जल्दी मंगवाने के चक्कर में मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। और कभी कभी ये जो लॉस होता है, इसके लिए भी मुझे एक गुल्लक बनानी पड़ती है, एक प्रोविजन बनाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, अब ये कब करूंगा मैं, ऐसा काम कब करूंगा, जब मेरे पास कैश फ्लो कम हो जाएगा। अभी कैश फ्लो वगैरह क्या होता है, ये तो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, कैश फ्लो का असली मतलब क्या होता है। बेसिकली कैश फ्लो अगर कम हो जाता है कंपनी के पास, तो उसके लिए प्रॉब्लम पेमेंट वगैरह करने में मुश्किल होने लग जाती है।
ठीक है। तो यहां पर इसीलिए वो क्या चाहते हैं कि डेटर से बोल रहे हैं आप हमको पैसा दे दो, और ताकि हमारा कैश फ्लो सही हो, भले ही कम पैसा दे दो, क्योंकि अभी हमारी जरूरत है, तो हम अपने नुकसान को यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट। सो ऐसे केस में क्या होता है, यहां पर मैंने पहले से ही 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिए थे, ताकि जब मैं इनको डिस्काउंट दूं तो इस प्रोविजन का जो पैसा है वो उस लॉस में ट्रांसफर करके अपना लॉस जो है वो जीरो दिखा दूं, या ये लोगों को दिखा दूं कि मैं पहले से ही तैयार था। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, कितनी गहराई वाला कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल आपको अभी ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है, घबराओ मत। आपको यह समझना है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये 3 चीजों से लिंक करता है मेनली, हालांकि और चीजों से भी करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इतना समझो कि आपको एग्जाम में बस इतना लिखना है, और अगर इसमें से कोई आ जाता है क्वेश्चन तो आपको पहचान लेना है कि ऐसा जो होता है, जो समझदारी वाला काम होता है, वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अभी 11th में कैसे क्वेश्चन आएंगे, 11th में तो आपके ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे कि आपको ये दे दिया जाएगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, अगर ऑप्शन नहीं भी हुए तो आप बता देना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये अभी 11th क्लास में आपको बस यही पूछा जाएगा, लेकिन जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपके लिए क्या होगा कि कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस भी आएंगे, जो मैं तभी बताऊंगा आपको जब हम चैप्टर कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया है, और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। सो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बारे में ये क्लास थी आज, जिसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर पूछ सकते हैं। अगली क्लास में आपके लिए एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, जिसमें हम एक और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।